नमस्कार साथियों, मैं शोनी सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं स्वास्थ्य अकेडमी में। आज हम लोग करने वाले हैं तीसरे गवर्नर जनरल। कौन थे वो? सर जॉन शोर। उनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार है इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये शुरू करते हैं। सर जॉन शोर ये बनते हैं भारत के तीसरे गवर्नर जनरल। पहले बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग, दूसरे बनते हैं कॉर्नवालिस, तीसरे बनते हैं सर जॉन शोर। इनके बारे में ये देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। ये आते हैं भारत के तीसरे गवर्नर जनरल बनकर के। इनका कार्यकाल शुरू होता है 1793 से और 1798 तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इन्होंने किए हैं अपने समय में रह करके। अपने समय में राजा थे भैया, तो कुछ ना कुछ काम तो करेंगे ही। आइए देखते हैं कौन से काम इन्होंने किए। सबसे पहला पॉइंट जो आता है इनके समय में 1793 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट क्या होता है? मतलब एक तरीके का ये कानून होता है जो उस समय यूके से आता था भैया। तो 1793 में इनके समय में आया था चार्टर एक्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। इनके समय में ये नहीं लड़े थे, इनकी सेना नहीं लड़ी थी। कुछ एक घटना हुई थी उसको देखते हैं। जैसे कि निजाम, कौन निजाम और मराठा ये दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है सन 1795 में। 1795 में मराठाओं और निजामों के बीच में जो है युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खरदा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। खरदा का युद्ध, बैटल ऑफ खरदा किस लड़ाई में हुई है? बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछता है कि बैटल ऑफ खरदा किस लड़ाई में हुई है। तो वो हुई है सन 1795 में। किसके बीच में? निजाम और मराठाओं के बीच में। इसमें अंग्रेजी सेना नहीं थी, ये बात ध्यान रखना, बहुत सवाल पूछता है इससे। बैटल ऑफ खरदा 1795, मराठा और निजाम। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही कम कार्यकाल था इनका, बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देख लेते हैं। बढ़ते हैं फिर अगले गवर्नर जनरल की तरफ। अगले कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। उनको देखते हैं, बस विस्तार से पढ़ेंगे उनके बारे में। बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं उनके समय में हुई है, तो उसको बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। अब अगले पॉइंट, ये जो है भाई साहब, अब इन्होंने जो है उंगली करना शुरू कर दिया था। क्या उंगली करना? किसको? अवध को। जो अवध उस समय था, तो ये अवध को कब्जा तो नहीं कर पाए थे उस समय। अब ये क्या कर रहे थे? अवध के जो नवाब थे उनको जो है ठेलना शुरू कर रहे थे। भाई तुम यहां से निकलो, अब हमको यहां पर राज करने दो। तो अवध पे जो है ये क्या करने लगे? कब्जा करने के लिए संकेत देने लगे थे। कब्जा नहीं किए थे, संकेत दिए थे, ये बात ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट इनसे रिलेटेड आता है क्या? इनके समय में जो सबसे बड़ी घटना इन्होंने की थी, क्या थी? इन्होंने इलाहाबाद का विलय कर लिया था। इलाहाबाद को इस समय किस नाम से जानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इलाहाबाद का जो विलय किया था, किसने किया था? सर जॉन शोर का। अब जल्दी से देख लेते हैं इनके बारे में। सर जॉन शोर भारत आते हैं, भारत के तीसरे गवर्नर बन करके, और इनका कार्यकाल शुरू होता है 1793 से 1798 तक। पहला पॉइंट, इनके समय में 1793 का चार्टर एक्ट आता है। दूसरा पॉइंट, इनके समय में 1795 में क्या होता है? खरदा की लड़ाई होती है। किसके बीच में? मराठा और निजामों के बीच में। तीसरा पॉइंट, अवध पे कब्जा करने के लिए इन्होंने शुरुआत कर दी थी। अगला पॉइंट, इलाहाबाद का विलय किया था सर जॉन शोर ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सर जॉन शोर के बारे में। अब देखते हैं अगले गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आवा भैया, अब बात करें जाती भारत के चौथे गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में विस्तार से पढ़े जाते हैं। तो आवा देखा थे, तो ये भारत आते हैं सन 1798 में और यहां जाते हैं सन 1805 में। कब जाते हैं? 1805 में। ये भारत आएंगे तो कुछ काम करके जाएंगे, और जब जाएंगे तो इनको मार के भगाया जाएगा यहां से। ठीक है, देखते हैं क्या कारण था उसके पहले। तो पहला पॉइंट, जो ये भारत आते हैं सन 1798 में, और इसी समय एक नियम लेकर के आते हैं। क्या? सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। हाँ, अभी आप लोग के बीच में एक दिमाग आया, आपके दिमाग में डाउट आया होगा। सहायक संधि, हाँ, इस संधि में जो है आप लोग ये कहेंगे कि भाई गुरुजी, ये जो मामला है तो बहुत पहले चला आ रहा है। आप बता रहे हैं कि वेलेस्ली साहब लेकर के आए थे। ऐसा है?
बिल्कुल सही है, हम भी आपसे सहमत हैं। लेकिन ये जब आए थे 1798 में, जो पहले सहायक संधि थी वो तो ठीक थी, लेकिन ये जब जब आते हैं 1798 में, सहायक संधि को क्या करते हैं, एक निश्चित रूपरेखा देते हैं। क्या देते हैं, निश्चित रूपरेखा। ठीक है, तो ये जो है सहायक संधि में जो है बात कही गई थी। अब निश्चित रूपरेखा क्या दी थी इन्होंने, उसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए किसी ये भारतीय राजा का जो है वो राज्य है, और वहां पे ये राजा साहब यहां रहते हैं, यहां पे रहते हैं। अब ये जो है राजा साहब अंग्रेजों के आश्रित बन के रह रहे थे, मतलब अंग्रेजों से इन्होंने हाथ मिला लिया था। अब अंग्रेज इनसे जो है बोलेंगे क्या क्या चीजें। पहला बात, तुम किसी दूसरे राजा से नहीं मिल पाओगे। अगर मिलोगे भी, मिलना चाहते भी हो, भैया रिश्तेदार है तुम्हारे, मिलना चाहोगे तो तुमको सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली मतलब गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट कि तुमको अपने राज्य में, रजवा में जो है वहां पे तुमको एक ब्रिटिश रेसिडेंसी रखनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, मतलब भारतीय जो अंग्रेजी सैनिक जहां रहते हैं उसे रेसिडेंसी बोलते थे उस एरिया को, तो उनको जो है रखना पड़ेगा। अब वो वहां पर रखेंगे तो उसका भैया खर्चा भी तुमको क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या, उठाना पड़ेगा खर्चा भी। तो ऐसा ये 3 पॉइंट जो है इस संधि के तहत कहे गए थे। अब इस संधि से हुआ क्या, अब ये भाई साहब जब इसका खर्चा उठाएंगे तो कुछ समय में ऐसा आएगा कि इनके पास जो है पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका खर्च इतना ज़्यादा होता था कि भाई अच्छों की हालत खराब हो जाती थी। तो इसको देखते हुए अब ये इनको पैसा नहीं दे पा रहे राजा साहब, इनको राजा साहब रेसिडेंसी वालों को पैसा नहीं दे पा रहे, तो क्या करेंगे, कहेंगे भैया देखो हमारा राज इतना बड़ा है, इसमें इतना हिस्सा ले लो और हमारा जो है पैसा ना लो। तो वो ऐसा करते थे। ऐसे करते करते अंग्रेज क्या करते थे, पूरा राज ही जो है वो कब्जा लेते थे। और जो राजा साहब हैं उनको तो वो तो डर से मुक्त थे कि हमको कोई अटैक नहीं करेगा, और इसी बहाने जो है जो उनका जो मोह होता था जनता के प्रिय, वो भी जो है खत्म हो जाता था। तो ऐसे करते करते राजा जो भिखारी बनता ही बनता था, साथ ही साथ उसकी प्रजा भी जो है वो भी भिखारी बन जाती थी। तो ये पूरी संधि के तहत ये बात कही गई थी सन 1798 में। अब देखते हैं थोड़ा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, एकदम जाली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक। आओ देखते हैं, नम 100 की जाली नोट की तरह। अगला पॉइंट हमारा ये है, सन 1799 का समय आता है। इस समय ये भाई साहब वेलेजली साहब जो है लड़ाई लड़ते हैं, किससे, टीपू सुल्तान जो मैसूर के राज थे। तो इनके समय में होता है चौथा मैसूर युद्ध। चौथा मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध। और इसी युद्ध के बाद जो है मैसूर का युद्ध जो जितने पांचवा युद्ध नहीं होता है, ठीक है, तो इसी के बाद ये जो मैसूर युद्ध होता है वो खत्म हो जाता है। अब आप लोग इससे पहले जो वीडियो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस वाली, उसमें अगर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बात की थी तीसरे मैसूर युद्ध की। और उससे पहले जो वीडियो थी कौन सी, वॉरेन हेस्टिंग वाली, उसमें हम लोगों ने बात की थी क्या, दूसरे और पहले मैसूर युद्ध की। तो उसमें जो है क्या हम लोगों ने बोला था आपसे कि उसमें जो हमने आपसे ये बोला था कि उस लड़ाई में क्या क्या चीजें हुई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर बटन मिल जाएगा, वहां से देख लेना, समझे। तो आओ अब हम चारों जितनी वीडियो आपने देखी है, एक काम करो वहां मत जाना, तुमको ये जल्दी से समझा देते हैं। पहली वीडियो, पहला लड़ाई क्या होता है, उस समय जो है मैसूर के नवाब बनते हैं कौन, वो बनते हैं हैदर अली। हैदर अली वो उस समय ये नवाब होते हैं मैसूर के। ये भाई साहब लड़ते हैं, अंग्रेजों से शुरू कर देते हैं, और इस युद्ध में हैदर अली जीत जाते हैं और अंग्रेजों को भगा भगा के मारते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है, इसमें जो है हैदर अली भाई साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं दूसरे युद्ध में जो है। और इनकी जगह इनका बेटा जो है टीपू इनका बेटा जो है वो बन जाता है क्या, राजा बनता है, और वो एक संधि के तहत जो है अपनी लड़ाई को रोक देते हैं। अब टीपू का भाई बाप मरा है, टीपू बदला जरूर लेगा, बाप का बदला लेगा भाई, माँ का बाप का सबका बदला लेगा टीपू।
तो टीपू जो है तीसरा मैसूर युद्ध करते हैं अंग्रेजों के साथ। जितने युद्ध हुए सब अंग्रेजों के साथ हुए हैं। उस युद्ध में जो है टीपू की क्या होती है, हार हो जाती है। टीपू भाई साहब हार जाते हैं क्योंकि भाई अंग्रेज बहुत खतरनाक थे उस समय और टीपू थोड़े से उनसे कंपैरिजन कमजोर थे। अब हार जाते हैं तो उनको जो है हरजाना देना पड़ता है अंग्रेजों को। क्या क्या रुपए देने पड़ते हैं, 330 लाख रुपए देते हैं, साथ ही साथ अपना आधा राज्य दे देते हैं अंग्रेजों को। हार गए तो देना पड़ेगा। अब आता है चौथा मैसूर युद्ध, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस युद्ध में क्या होता है, जब तीसरा मैसूर युद्ध खत्म होता है तो टीपू भाई साहब अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं दक्षिण भारत में। अब ये क्या करते हैं, अपने जो है अपने चिली चपाटे भेजना शुरू कर देते हैं बाहर विदेशों में। भैया अफगानिस्तान अरबों के पास अपने सैनिक भेजते हैं कि कहते हैं भाई उनसे जाओ, मदद लेकर के आओ अंग्रेजों को मार के भगाया जाए। बहुत बढ़िया इंसान थे टीपू। तो उन्होंने जो है अंग्रेजों को भगाने के लिए क्या की, पूरी नीति बना ली थी। और इन्होंने जो है फ्रांसीसियों से भी हाथ मिला लेते, भाई तुम लोग हमारे साथ दो, हम अंग्रेजों को मिलकर के भगाएंगे। तो सब तैयार हो गए, व्यवस्था एकदम टाइट था। अब ये खबर पहुंच गई बलेजली के कान में। वो क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं टीपू के ऊपर। जब तक फ्रांसीसी आते हैं वहां तक, तब तक जो है ये टीपू को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। टीपू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो हार जाते हैं। अब हार गए हैं तो ये अंग्रेज जान रहे थे कि अंग्रेज जो है टीपू के सामने दो बात रखते हैं। क्या भाई साहब देखो, तुम्हारे पास दो बातें हैं, या तो तुम अंग्रेज के आश्रित बन के रहो, या तो भाई तुम चल लो ऊपर। तो टीपू बोलता है तुमको भले नहीं भगा पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारे तलवे चाटते रहेंगे। तो टीपू भाई साहब जो है शांत की मौत मूछ तानते हुए जो है वो मौत, बहादुरों की मौत जो है वो मर जाता है। और इसी के साथ जो है तीसरा मैसूर युद्ध खत्म होता है। चौथा मैसूर युद्ध खत्म होता है। चौथा मैसूर युद्ध आपका होता है 1799 में, और 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की जो है वो मृत्यु हो जाती है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और इसी युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत उनके जो बेटे होते हैं उनको जो है अंग्रेज आश्रित बना करके उनको अंग्रेजों साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो ये पूरी कहानी थी चौथे मैसूर युद्ध के बारे में। अब देखते हैं अगले युद्ध के बारे में। अगला पॉइंट ये था, बलेजली जब आते हैं तो इनके आंखों में 3 सबसे बड़े राज्य जो थे सबसे बहुत ज्यादा चुभते थे। सबसे पहला आता था तंजौर 1799 में। अभी बताएंगे क्या ये 99 क्या है। फिर आता था सूरत 1800 में, और तीसरा था कर्नाटका 1801 में। तो ये भाई साहब इन तीनों राज्यों को जो है अपने अंग्रेज शासन में विलय कर लेते हैं, क्योंकि इनके जो है ये सबसे बड़े दुश्मन मानते थे इनको। बलेजली भाई साहब 1799 में तंजौर, 1800 में सूरत और 1801 में कर्नाटका को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। और इस समय तक जो है भारत में 2 सबसे बड़ी शक्तियां थीं। कौन सी? जब बलेजली आए थे तो उस समय 2 सबसे बड़ी शक्तियां थी। एक तो थे भाई साहब मैसूर, और जो दूसरे हैं वो थे मराठा। तो मैसूर जो है टीपू सुल्तान वो तो खत्म हो गए, तो वहां पे ये जो है मैसूर जो है वो अंग्रेजों से मिल चुका है। अब मराठा जो है ये जो है आपसी में लड़ रहे थे और अपनी शक्ति जो कर रहे थे छिन्न भिन्न कर रहे थे, और अंग्रेजों को उससे फायदा हो रहा था। तो इनके बारे में भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट क्या था, ये लोगों ने तंजौर और सूरत पे कर्नाटका पे पूरा तरीके से विजय कर लिया था। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अब क्या बताएं, इतना ज्यादा कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग जो अगला पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट में यह बात कही गई थी सन 1803 से लेकर के 1805 तक जो है बहुत खतरनाक युद्ध चलता है अंग्रेजों का मराठाओं के साथ में। इस युद्ध में जो है कुछ विवाद होते हैं। ये कौन सा युद्ध होता है?
दूसरा मराठा युद्ध। अब आप कह रहे हैं तो दूसरा मराठा युद्ध था, पहले युद्ध में क्या हुआ था? पहले युद्ध में यह हुआ था, उस समय मराठा साम्राज्य में 5 सबसे बड़े राजा थे। कौन कौन से? पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले। तो ये पांचों जो थे उस पहले युद्ध में एक साथ हो जाते हैं और अंग्रेजों को कुत्ते की मौत मारते हैं, मार के भगा देते हैं। दूसरा युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या बोला जाता है कि देखिए भाई साहब, दूसरे युद्ध में जो है ये पूना के पेशवा और ग्वालियर के सिंधिया, ये दोनों जो है, ये दोनों ग्वालियर के सिंधिया और पूना के पेशवा, ये दोनों एक साथ तलवार उठाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस समय जो है नागपुर के भोसले जो है ये उनकी मदद ना करने के बजाय उनको ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे मदद नहीं करते हैं, ऐसे कल देखते रहते हैं, बोलते हैं तुम लोग लड़ो, हम बाद में लड़ेंगे। फिर क्या होता है, ये हार जाते हैं और बड़ौदा के जो ये गायकवाड़ हैं ये मदद कर रहे होते हैं अंग्रेजों की। फिर जब ये नागपुर के भोसले तो तलवार उठाते हैं तो ये पूना के पेशवा और ग्वालियर के सिंधा अपना बदला ऐसे करके ले रहे होते हैं, ऐसे करके। तो ये जो है उस समय पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़ और ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर छोड़ करके बाकी ये चारों अंग्रेजों के आश्रित बन जाते हैं और यहाँ पे जो है मराठा साम्राज्य अंग्रेजों में विलय हो जाता है। और शिवाजी महाराज अंग्रेजों के जो है उस समय मेन राजा जो थे वो शिवाजी महाराज थे, तो सभी जानते हैं। शिवाजी महाराज के पूर्वजों को जो है वहां पे एक छोटी सी जगह दे दी जाती है, आप लोग वहीं पे रहिए, और वो भी क्या होते हैं, अंग्रेजों के आश्रित बन करके रहते हैं। फिर भाई साहब बात आती है इंदौर के होलकर की। ये भाई साहब तलवार उठाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब बले जली देखते हैं अब केवल यही भाई साहब बचे हुए हैं, इसको भी दाग दिया जाए। तो ये दागने जाते हैं बले जली भाई साहब होलकर को। तो उस समय होलकर के जो राजा होते हैं उनका नाम होता है यशवंत राव होलकर। तो ये भाई साहब खूब तगड़ी व्यवस्था किए रहते हैं कि तुम आओ साले, तुमको बताते हैं। तो जैसे ही इनकी सेना पहुंचती है और ये अंग्रेजों की सेना और यशवंतराव होलकर की सेना सामने सामने टकराव, खूब लंबा युद्ध चलता है। और आखिरी परिणाम ये होता है कि जब ये बलेजली आते हैं, इनसे पहले 1797 में जो कंपनी का जो उस समय किराया लोन होता है वो होता है 170 लाख पाउंड, 170 लाख पाउंड। और जब ये 1806 तक ये हो जाता है 340 लाख पाउंड। तो इतना ज्यादा जो है लोन का कर्जा बढ़ने से क्या होता है, जितने इसके शेयर होल्डर होते हैं वो अपना पैसा क्या करने लगते हैं, वापस लेना शुरू हो जाते हैं और कंपनी जो है घाटे में जानी शुरू हो जाती है। और इस समय ये लड़ाई कर रहे होते हैं लॉर्ड बलेजली किससे, यशवंतराव होलकर से। तो इतना घाटा देख करके कंपनी जो है बलेजली को वापस बुला लेती है और अंग्रेजी सेना यशवंतराव होलकर को छोड़ करके वापस चली जाती है। तो ये पूरी कहानी थी क्या, बलेजली के विस्तार में। तो बलेजली क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई कंपनी जो है घाटे में जा रही थी, इनको जो है वापस बुला लिया जाता है, कहते हैं तुमने बहुत विस्तार कर लिया, अब चलो वापस आ जाओ। तो ये पूरी कहानी थी बलेजली के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और तहलका मचाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।